सोचिए एक ऐसे रिटेल ब्रांड के बारे में जिसके पास कैश की कोई कमी नहीं है। मतलब उन्होंने आईपीओ से अच्छा खासा फंड रेज किया है। एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग है उनके पास। राइट। फिर भी वो लगातार पूरे देश में अपने स्टोर्स खोलने से सीधा मना कर देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब मार्केट में सेल्स फ्लैट चल रही हों, इन्फ्लेशन का माहौल हो और बाकी सभी ब्रांड्स डिस्काउंट की झड़ी लगा रहे हों, तब भी वो अपने कस्टमर्स को ₹1 का डिस्काउंट देने से इनकार कर दें। वाओ, 0 डिस्काउंट्स, ये तो बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट है। एग्जैक्टली। आज के मॉडर्न रिटेल वर्ल्ड में ये सुनकर लगता है जैसे कोई ब्रांड अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हो। ऐसे तो बिजनेस डूब जाएगा, राइट? किसी को भी वही लगेगा। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। आज हम इस चर्चा में साउथ इंडिया के एक लीडिंग एथनिक रिटेलर की बात कर रहे हैं। साई सिल्क्स कलामंदिर लिमिटेड, जिसे आमतौर पर SSKL कहा जाता है। राइट, SSKL। मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं। हाँ, और इनके Q1 FY27 अर्निंग्स कॉल, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को डीपली एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव पिक्चर सामने आती है। काउंटर इंट्यूटिव कैसे? क्योंकि ये चर्चा सिर्फ कपड़े बेचने की नहीं है। ये एक्चुअली स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लस्टर एफिशिएंसी और अपने कैपिटल को बेहद रूथलेसली ऑप्टिमाइज करने का एक बड़ा खेल है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि जब हम रिटेल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो सक्सेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल लगता है। सही बात है। मतलब जितनी जल्दी हो सके पूरे इंडिया के हर नए शहर में फैल जाओ, राइट। पूरा मैप कवर कर लो। लेकिन SSKL इस नेशन वाइड ग्रोथ वाले रास्ते पर चलने के बजाय एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी अपना रहा है। बिल्कुल, उनका फोकस एकदम स्पेसिफिक है। हाँ, इनके पास इस वक्त 24 शहरों में 83 स्टोर्स हैं। करीब 8.14 लाख स्क्वायर फीट का टोटल रिटेल स्पेस इनके पास है। पर ये सब कहाँ है? सब साउथ में, राइट? एग्जैक्टली। हाँ। ये स्टोर्स पूरे देश में नहीं बल्कि सिर्फ 4-5 साउथ के स्टेट्स में फोकस्ड हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। एक टाइट ज्योग्राफी। हाँ, इसी वो अपना क्लस्टर बेस्ड मॉडल कहते हैं, यानी एक ही इलाके में स्टोर्स का एक घना जाल बिछाना। पर मैं यहाँ ना एक लॉजिक को चैलेंज करना चाहती हूँ। बोलिए, क्या डाउट है? अगर आप हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे एक ही शहर में लगातार नए स्टोर्स खोलते जाएंगे तो क्या आपका अपना ही मार्केट शेयर नहीं कटेगा? जैसे हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं, उनके अपने ही स्टोर्स एक दूसरे के कस्टमर्स छीनने लगेंगे ना? तो ये कैनिबलाइजेशन वाली बात पेपर पर बिल्कुल सही लगती है, लेकिन यहाँ इस क्लस्टर स्ट्रेटेजी के मैकेनिक्स को जमीन पर समझना जरूरी है। ओके, जमीन पर ये कैसे अलग है? तो SSKL पूरे देश में इसलिए नहीं फैल रहा क्योंकि अपैरल रिटेल, खास करके हैवी और प्रीमियम सिल्क साड़ीज का लॉजिस्टिक्स कोई आसान काम नहीं है। सही बात है, सिल्क संभालना वैसे भी मुश्किल होता है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आपका एक स्टोर चेन्नई में है और एक स्टोर दिल्ली में, तो डेली इन्वेंट्री को मूव करना बहुत महंगा और स्लो प्रोसेस बन जाता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही मार्जिन खा जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन जब आपके 15 स्टोर्स एक ही स्टेट या एक ही सिटी के आसपास होते हैं तो लॉजिस्टिक्स का खर्च ड्रास्टिकली कम हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 4 राज्यों को सर्व करने के लिए इनके पास सिर्फ 4 वेयरहाउसेज हैं। सिर्फ 4 वेयरहाउसेज? टोटल कैपेसिटी कितनी होगी इनकी? इनकी टोटल वेयरहाउसिंग कैपेसिटी करीब 2,20,360 स्क्वायर फीट है। इसे एक परफेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल की तरह डिजाइन किया गया है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बड़े शहर में अपना स्ट्रॉन्ग मेट्रो नेटवर्क बनाना, एक सेंट्रल हब और वहां से हर डायरेक्शन में शॉर्ट लाइंस, ताकि सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए। सही एनालॉजी है। सेंट्रलाइज्ड हब होने से स्पीड बढ़ जाती है। और क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाना इस क्लस्टर मॉडल का अल्टीमेट गोल है? क्योंकि मेरा मतलब है बड़ी नेशन वाइड ब्रांड्स भी तो अपने रीजनल वेयरहाउसेस बनाते ही हैं। इनकी स्ट्रैटेजी में इतना यूनिक क्या है? यूनिक है इनका कोको मॉडल और इसके ऊपर टेक का लेयर। इनके सारे 83 स्टोर्स कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड हैं। वेट, यानी उन्होंने कोई फ्रेंचाइजी नहीं दी है? एक भी नहीं? एक भी नहीं, सब कंपनी का अपना है। और सबसे बड़ी बात, स्टोर लेवल पर फास्ट मूविंग डिजाइन्स को ट्रैक करने के लिए एक इन हाउस ERP सिस्टम और AIML का इस्तेमाल होता है। AI सिल्क साड़ीज ट्रैक कर रहा है, वो कैसे काम करता है? अब इसको जमीन पर इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक बेहद प्रीमियम ब्लू कांजीवरम साड़ी का स्पेसिफिक डिजाइन कर्नाटका के किसी स्टोर में पिछले 15 दिन से डिस्प्ले में है और नहीं बिक रहा है। तो वो
कैपिटल एक तरह से डेड स्टॉक बन रहा है वहां। एग्जैक्टली लेकिन एआई सिस्टम तुरंत फ्लैग करता है कि बॉस उसी सेम डिजाइन की डिमांड 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्टोर में तेजी से बढ़ रही है, जहां शायद कोई लोकल फंक्शन या शादी आने वाली है। ओह गॉट इट। तो क्योंकि सारे स्टोर्स कंपनी के अपने हैं और एक ही क्लस्टर में है, वो उस इन्वेंट्री को रातों रात एक छोटे ट्रक में डालकर दूसरे स्टोर में इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, और अगर ये फ्रेंचाइज मॉडल होता तो फ्रेंचाइज ओनर अपना स्टॉक वापस देने में नखरे करता। वो बोलता कि नहीं, ये मेरा माल है। बिल्कुल, फ्रेंचाइज ओनर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। राइट। तो क्लस्टर डेंसिटी होने की वजह से स्टॉक रोटेशन इतना फास्ट होता है कि उन्हें अपने 4000 मास्टर व्यूअर्स से नया माल बनवाने की इमीडिएट जरूरत कम पड़ती है। यानी एग्जिस्टिंग स्टॉक ही बार बार घूमता रहता है, राइट? सही पकड़ा। नेशनल ब्रांड्स के पास ये एजिलिटी कभी नहीं होती। अगर उनका दिल्ली का माल नहीं बिक रहा तो उसे वापस मीन वेयरहाउस भेजना और फिर बैंगलोर शिप करना एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन जाता है। यहाँ लोकल डेंसिटी की वजह से उनका पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक नहीं होता। आया था कि एक ही गली में 2 दुकानें, हाँ, वहां वो कैसे बच रहे हैं? हाँ, उस पर आते हैं। उन्होंने फॉर्मेट्स को बहुत स्मार्टली डिवाइड किया है। वहीं जब मैं इनके फॉर्मेट्स देख रही थी हाँ। तो एक बहुत क्लेवर चीज समझ आई। वो एक ही ब्रांड हर जगह नहीं खोल रहे हैं, राइट? इनके पास 5 अलग अलग ब्रांड फॉर्मेट्स हैं। बिल्कुल, 5 अलग फॉर्मेट्स। कला मंदिर, कांचीपुरम, वारामहालक्ष्मी सिल्क्स, मंदिर, KLM फैशन मॉल और वाली सिल्क्स। मतलब प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट से लेकर मास वैल्यू सेगमेंट तक सबके लिए अलग फॉर्मेट बनाया हुआ है। और इनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 71.5% हिस्सा सिर्फ साड़ियों से आता है। यही उनका मोट है। साड़ियां उनका कोर स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली एक स्ट्रीट पर अगर इनके 3 अलग अलग स्टोर्स भी हैं तो वो आपस में compete नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक अलग इनकम ब्रैकेट और अलग कस्टमर बेस को टारगेट कर रहे हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। एंड व्हाट फैसिनेटिंग हियर इज, उन्होंने अपने इन फॉर्मेट्स को सिर्फ इनकम ही नहीं बल्कि रीजन की आदत के हिसाब से टेलर किया है। जैसे कोई स्पेसिफिक स्टेट? जैसे कर्नाटका के मार्केट को ले लीजिए। वहां उनका पूरा फोकस बड़े कला मंदिर स्टोर्स पर है। ये कोई आम कपड़े की दुकानें नहीं है। इनका साइज लगभग 14 से 15,000 स्क्वायर फीट तक होता है। ओह वाओ, 15,000 स्क्वायर फीट का एक सिंगल साड़ी स्टोर, ये तो ह्यूज है। ह्यूज है क्योंकि उन्हें डेटा से पता है कि इस स्पेसिफिक रीजन में कला मंदिर की ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है और वहां फैमिली शॉपिंग का कल्चर है। पूरा परिवार एक साथ आकर वेडिंग शॉपिंग करता होगा। एग्जैक्टली। तो वहां छोटे छोटे स्टोर्स खोलने के बजाय एक बड़ा मेगा फॉर्मेट खोलना रीजनल प्रोडक्टिविटी और सेल्स पर स्क्वायर फुट को कई गुना बढ़ा देता है। Here's where it gets really interesting और थोड़ा अजीब भी। चलिए मान लिया कि स्टोर साइज बड़ा है, AI मस्त काम कर रहा है, पर इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल मेनस्ट्रीम रिटेल रूल्स के खिलाफ जाती है। प्राइसिंग डिसिप्लिन इनका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है कॉल में, है ना? एक तरफ मार्केट में इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर अपना पैसा दबाकर बैठा है। किसी भी मॉल में चले जाओ, हर जगह एंड ऑफ रीजन या फेस्टिव बोनांजा के नाम पर 40-50% ऑफ की झड़ी लगी हुई है। हाँ, आजकल डिस्काउंट्स तो जैसे डिफॉल्ट बन गए रिटेल में। राइट, लेकिन SSKL टफ मार्केट होने के बावजूद अपनी लगभग 90% इन्वेंट्री फुल प्राइस पर बेच रहा है, 0 डिस्काउंट। ऐसे माहौल में फुल प्राइस पर अड़े रहना क्या ये डिमांड को और नहीं गिरा देगा? देखने में ये जरूर लगता है कि डिस्काउंट ना देने से कस्टमर चला जाएगा, लेकिन असल में ये प्रीमियम रिटेल की साइकोलॉजी और सप्लाई चेन इकोनॉमिक्स का एक बहुत परफेक्ट बैलेंस है। साइकोलॉजी कैसे? क्या सस्ते दाम पर अच्छी साड़ी किसको नहीं चाहिए? पर देखिए, कला मंदिर या वारामहालक्ष्मी एक एवरीडे कैजुअल वेयर ब्रांड नहीं है। लोग वहाँ शादियां और अहम त्योहारों के लिए महंगी सिल्क साड़ियां खरीदने जाते हैं। ये एक एस्पिरेशनल परचेस है। मतलब इमोशनल वैल्यू जुड़ी है परचेस से। बिल्कुल। अगर एक प्रीमियम ब्रांड एग्रेसिव डिस्काउंट देना शुरू कर दे तो कस्टमर के दिमाग में उसकी परसीव्ड वैल्यू हमेशा के लिए टूट जाती है। कस्टमर सोचेगा कि अगर ये साड़ी 50% ऑफ पर मिल सकती है तो इसकी असली वैल्यू ही उतनी है। तो बेसिकली एक बार कस्टमर को सेल का वेट करने की आदत लग गई तो वो आगे चलकर इनके स्टोर्स में कभी फुल प्राइस पे नहीं करेगा। ब्रांड की पूरी मिस्टीक खत्म हो जाएगी। सही पकड़ा आपने। और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड फाइनेंशियल रियलिटी भी है जो अर्निंग्स कॉल में हाईलाइट की गई। Q1 कॉल में उन्होंने ब्लंटली बताया कि उनकी सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल की लागत काफी बढ़ गई है। रॉ मटेरियल में क्या? सिल्क के दाम बढ़े? सिल्क तो है ही, पर खासकर कपड़ों की डाइंग यानी रंगने का खर्च काफी शूट अप हुआ है। अब लॉजिकली सोचिए, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और ऊपर से आप कस्टमर को डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। फिर तो मार्जिन्स बुरी तरह क्रश हो जाएंगे। वही तो।
90% इन्वेंट्री को फुल प्राइस मेंटेन करके ही वो अपना ग्रॉस मार्जिन आज भी लगभग 42% पर बचाकर रख पाए हैं। वाओ, 42% मार्जिन ऐसे मार्केट में काफी सॉलिड है। ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये अपने मार्जिन्स और ब्रांड इक्विटी को सस्ता ना होने देने का एक्सट्रीम डिसिप्लिन है। पर एक सवाल है मेरा, क्या इस डिसिप्लिन का नुकसान उन्हें शॉर्ट टर्म में नहीं उठाना पड़ रहा? क्योंकि अगर हम पिछले क्वार्टर यानी Q1 FY27 के फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो पिक्चर इतनी रोजी नहीं लगती। हाँ, नंबर्स पर लोग सवाल उठा सकते हैं इस क्वार्टर के। राइट, इनका क्वार्टरली रेवेन्यू लगभग 375 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 379 करोड़ रुपए के आसपास ही था, यानी कंप्लीटली फ्लैट। और उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसे हम SSG कहते हैं, वो एक्चुअली 7.5% गिर गई। एक डिक्लाइन था डेफिनेटली। अब नॉर्मल बिजनेस मेट्रिक्स में तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन कंपनी इस फ्लैट परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत ही यूनिकली इंडियन रीजन दे रही है, कैलेंडर टाइमिंग और अधिक मास। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये एक सिंगल पॉइंट पूरे एथनिक रिटेल बिजनेस का कोर ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि 17 मई से 15 जून के बीच अधिक मास था। अधिक मास यानी हिंदू कैलेंडर का वो एक्स्ट्रा महीना। एग्जैक्टली। और परंपरागत रूप से इस पूरे महीने को शादियों, गृह प्रवेश या किसी भी बड़ी खरीदारी के लिए इनऑस्पिशियस यानी अशुभ माना जाता है। खासकर साउथ इंडिया में लोग इन मुहूर्तों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट? बेहद स्ट्रिक्ट। जब पूरे एक महीने तक कोई हैवी मुहूर्त ही नहीं होगा तो स्टोर में फुटफॉल अपने आप रुक जाएगा। चाहे आप कितनी भी अच्छी साड़ियां डिस्प्ले में रख लें, लोग नहीं आएंगे शादी की शॉपिंग करने। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये तो बिल्कुल किसी किसान की फसल का आकलन बारिश के मौसम से पहले करने जैसा हो गया है। खेत में बीज पड़े हैं, किसान तैयार है, बस बादलों का वेट हो रहा है। बहुत एप्ट एनालॉजी है। तो क्या इस एक क्वार्टर के फ्लैट नंबर्स को देखकर एसएस स्केल की ओवरऑल हेल्थ को जज करना बिल्कुल फ्लॉड लॉजिक है? रिटेल बिजनेस को, खास करके वेडिंग और प्रीमियम एथनिक वेयर को स्ट्रिक्ट 90 डे क्वार्टरली विंडो में जज करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्योंकि डिमांड उन 90 दिनों की लिमिट नहीं मानती। राइट। डिमांड साइकिल कभी भी परफेक्ट क्वार्टर्स में फिट नहीं बैठती। सिर्फ अधिक मास ही नहीं, इस साल त्योहारों के कैलेंडर में एक बड़ा मैक्रो शिफ्ट भी आया है। कैसा शिफ्ट? जैसे दशहरा फेस्टिवल को लीजिए। दशहरा जो पिछले साल Q2 में फॉल करता था, वो इस साल आगे खिसककर Q3 में चला गया है। और ध्यान रहे, तेलंगाना क्लस्टर में दशहरा पूरे साल का सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन होता है। आहा, इसका सीधा सा मतलब है कि डिमांड हवा में वेपराइज नहीं हुई है, बल्कि वो बस आगे के क्वार्टर में शिफ्ट हो गई है। जो शादियां जून में होनी थी, वो मुहूर्त के हिसाब से अब नवंबर में होंगी। बिल्कुल सही। जो दशहरा की शॉपिंग सितंबर में होती, वो अब अक्टूबर में दिखेगी। प्रिसाइजली। इसीलिए कैलेंडर शिफ्ट का असर क्वार्टरली अर्निंग्स पर इमीडिएट दिखता है, पर इसका मतलब बिजनेस मॉडल या कंज्यूमर इंटरेस्ट का कमजोर होना नहीं है। ऐसे रिटेल का एनालिसिस हमेशा ईयरली बेसिस पर होना चाहिए। यही वजह है कि मैनेजमेंट फ्लैट नंबर्स देखकर पैनिक नहीं कर रही। उन्हें पता है कि कस्टमर डिमांड इंटैक्ट है, बस उनका टाइमिंग चेंज हुआ है। ये लेवल की क्लैरिटी और पेशेंस पब्लिक मार्केट्स में बहुत रेयर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के क्वार्टर टू क्वार्टर प्रेशर में आमतौर पर कंपनीज होश खो बैठती हैं। हाँ, सेल्स पुश करने के लिए तुरंत डिस्काउंट ऑफर निकाल देती हैं। एग्जैक्टली। चलिए अब उस डिटेल पर आते हैं जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा सरप्राइज कर गई, कैपिटल एलोकेशन और उनका लॉन्ग टर्म प्लान। ये कंपनी बेसिकली पूरी तरह डेट फ्री है, इन पर कोई उधारी नहीं है। जीरो डेट होना रिटेल में एक बड़ा एडवांटेज है। पर आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में एक जादुई फिगर था। उन्होंने प्लान किया था कि आईपीओ से मिले हुए फंड से वो लगभग 1,42,500 स्क्वायर फीट का नया रिटेल स्पेस बनाएंगे। हाँ, ये उनका स्टेटेड टारगेट था। पर रियलिटी में उसी सेम एग्जैक्ट बजट के अंदर उन्होंने 90,000 से लेकर 1,00,000 स्क्वायर फीट का अतिरिक्त यानी कंप्लीटली एडिशनल स्पेस जोड़ लिया। मेरा दिमाग घूम गया ये पढ़कर। बिना अपना बजट बढ़ाए उन्हें ऑलमोस्ट 1,00,000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा कैसे मिल सकता है? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? आई मीन रियल एस्टेट मार्केट में ऐसी बाय वन गेट वन स्कीम तो नहीं चलती। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उनकी इसी क्लस्टर स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल हिडन एडवांटेज है, जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं। रियल एस्टेट में क्लस्टर स्ट्रैटेजी कैसे मदद करती है? जब एक ब्रांड एक ही स्टेट या सिटी में अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग कर लेता है कि हर मेजर स्ट्रीट पर उनका प्रीमियम स्टोर हो, तो वो रियल एस्टेट मार्केट में एक एंकर टेनेंट बन जाते हैं। एंकर टेनेंट यानी वो टेनेंट जिसके आने से पूरे मॉल की वैल्यू बढ़ जाए। एग्जैक्टली। रियल एस्टेट डेवलपर्स और मॉल ओनर्स को पता होता है
कि अगर कला मंदिर का 15,000 स्क्वायर फीट का मेगा स्टोर इस एरिया में खुलेगा तो वो आसपास पूरे इलाके की प्रीमियम फुटफॉल बढ़ा देगा। भीड़ उनके नाम से आएगी। ओह, तो इस लेवरेज की वजह से उन्हें रेंटल्स और लीज एग्रीमेंट्स में बहुत हैवी नेगोशिएटिंग पावर मिलती होगी। बहुत ज्यादा। जो स्पेस एक नेशनल वाइड ब्रांड को प्रीमियम रेट पर मिलता, वो SSKL को उनकी क्लस्टर डोमिनेंस की वजह से बेहतर दाम में मिल जाता है। स्मार्ट। और उन्होंने उसी बचे हुए कैपिटल को वाइजली रीडायरेक्ट करके एक्स्ट्रा फुटप्रिंट क्रिएट कर लिया। ऐसे ही कहते हैं सुपीरियर कैपिटल एलोकेशन। पैसा उतना ही पर ग्रोथ ज्यादा। यानी क्लस्टर स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्रांसपोर्ट और इन्वेंट्री के लिए काम नहीं आ रही, ये सीधे सीधे आपके रियल एस्टेट एक्सपेंशन कॉस्ट को भी सब्सिडाइज कर रही है। लेकिन यहाँ मुझे इनके एक्शंस में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आया। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, एक तरफ तो ये नई स्टेट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे FY27 में उनका प्लान टोटल 1 लाख स्क्वायर फीट नया स्पेस जोड़ने का है, और वो महाराष्ट्र में पुणे और शायद केरला में Q4 या नेक्स्ट ईयर Q1 तक एंट्री मानने वाले हैं। हाँ, नए जियोग्राफिक एक्सपेंशंस प्लान्ड है। पर ठीक उसी वक्त पिछले ही क्वार्टर में उन्होंने तेलंगाना में लगातार घाटे में चल रहे अपने एक KLM फैशन मॉल स्टोर को कंप्लीटली बंद करने का फैसला लिया। एक तरफ नई टेरिटरी में एक्सपेंशन और दूसरी तरफ अपने ही बेस स्टेट में जहां उनका दबदबा है वहां स्टोर क्लोजिंग। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये एक दूसरे से टकराती हुई कंफ्यूज्ड स्ट्रैटेजी है? हाँ, वही। मतलब लगता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं। दरअसल इसे ही सच्चा कैपिटल डिसिप्लिन कहते हैं। बहुत सी रिटेल कंपनीज एक ट्रैप में फंसती हैं। अगर उनका कोई स्टोर लॉस में चल रहा होता है तो वो ईगो या ब्रांड इमेज बचाने के चक्कर में उसको सालों तक सब्सिडी देते रहते हैं कि मार्केट में क्या मैसेज जाएगा अगर स्टोर बंद हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन SSKL ने क्लियर मैसेज दिया कि अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन इकोनॉमिक्स के हिसाब से काम नहीं कर रही, भले ही वो उनके स्ट्रॉन्ग तेलंगाना क्लस्टर में ही क्यों ना हो, तो उस पर इमोशनलेस और कठोर एक्शन लेना जरूरी है। ओह, उन्होंने बिना सेंटिमेंट के डिसीजन लिया। हाँ, उन्होंने पहले उस स्टोर को डाउन साइज करके रिवाइव करने की कोशिश की। जब नंबर्स ठीक नहीं हुए तो प्रैक्टिकली उसे रैशनलाइज यानी बंद कर दिया। और वहां की इन्वेंट्री और एक्सपीरियंस स्टाफ को तुरंत उनके दूसरे प्रॉफिटेबल स्टोर्स में रीलोकेट कर दिया होगा ताकि वेस्ट जीरो हो। एब्सोल्युटली। जो कैपिटल एक लॉस मेकिंग स्टोर में जल रहा था उसे रोककर उन्होंने उस फंड को नई केयरफुली प्लान टेरिटरीज जैसे पुणे में टेस्ट करने के लिए बचा लिया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि नए स्टेट्स में एंट्री हमेशा कैपिटल इंटेंसिव होती है, तो आपको अपना बेस फाइनेंशियली टाइट रखना पड़ता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही उनका एक क्लियर लक्ष्य ये भी है कि Q2 2026 तक अपने बाकी बचे वेयरहाउस फंड्स को पूरी तरह यूटिलाइज कर लें। वेयरहाउस कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए। हाँ, ताकि जब वो नए स्टेट्स में अपना अगला क्लस्टर बनाएं तो सप्लाई चेन का बैकएंड डे 1 से स्ट्रांग और ऑप्टिमाइज्ड हो। उनका ग्रोथ का इंजन पहले सप्लाई चेन लगाता है, फिर रिटेल फ्रंट। तो इस पूरी डिस्कशन की अगर हम सारी कड़ियां जोड़ें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। SSKL सिर्फ प्रीमियम साड़ियां नहीं बेच रहा, वो बेसिकली एक डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट इंजन चला रहा है। सही समरी है। उनकी क्लस्टर स्ट्रैटेजी ये साबित करती है कि सक्सेस के लिए पूरे इंडिया के नक्शे पर फ्लैग्स गाड़ना जरूरी नहीं है। अगर आप एक ही रीजन में डेंसिटी बढ़ाते हैं, AI के थ्रू इन्वेंट्री को एफिशिएंटली रोटेट करते हैं और अपनी रीजनल डोमिनेंस से लैंडलॉर्ड से बेटर डील्स निकालते हैं, तो आप डेट फ्री रहकर भी मैसिवली स्केल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो हमने डिस्कस की, अधिक मास या कैलेंडर शिफ्ट जैसे शॉर्ट टर्म डिमांड फ्लक्चुएशंस को देखकर पैनिक नहीं करना। हाँ, और अपने 90% इन्वेंट्री को फुल प्राइस पर मेंटेन करके ब्रांड की आत्मा को बचाना। और यही हमारे लिसनर्स के लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। चाहे आप किसी भी सेक्टर के बिजनेस में हो, ब्लाइंडली रैपिड जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के पीछे भागना अक्सर फेटल होता है। बिल्कुल, स्केल के चक्कर में मार्जिन उड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। कई बार अपनी एनर्जी एक छोटे रेडियस में फोकस करना, वहां के लोकल सप्लाई चेन को मास्टर करना और यूनिट इकोनॉमिक्स को स्ट्रांगली प्रॉफिटेबल बनाना, यानी डेप्थ ओवर ब्रेथ, लंबी रेस में एक ज्यादा सस्टेनेबल फाउंडेशन बनाता है। सही बात है। और इस सेशन को खत्म करने से पहले एक ऐसा थॉट मैं शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। बोलिए, क्या थॉट है? उनकी अर्निंग्स कॉल में एक छोटी सी पर बेहद डीप डिटेल आई थी। उन्होंने मेंशन किया कि खराब बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियों का असर एग्रीकल्चरल इनकम पर पड़ता है, जिससे आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होती है और रिटेल डिमांड रुक जाती है।
हाँ, मॉनसून का सीधा कनेक्शन है हमारी इकोनॉमी से। तो जरा इस बारे में गहराई से सोचिए। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया और इंडिया के मौसम और हार्वेस्ट साइकिल्स परमानेंटली बदल रहे हैं, क्या आने वाले 10 या 15 सालों में शादियों और त्योहारों के ये जो सदियों पुराने फिक्स्ड ट्रेडिशनल कैलेंडर्स हैं, क्या ये भी हमेशा के लिए शिफ्ट नहीं हो जाएंगे? ये बेहद थॉट प्रोवोकिंग सिनेरियो है। अगर किसान की फसल का टाइमिंग बदला तो शादियों का पैसा आने का टाइमिंग भी बदलेगा। और अगर सच में इन मुहूर्त के पारंपरिक महीनों का पैटर्न बदल गया, तो क्या इन ट्रेडिशनल एथनिक रिटेल बिजनेसेस को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, इन्वेंट्री मैपिंग और अपने फेल प्रूफ क्लस्टर मॉडल को डे 1 से रीडिजाइन नहीं करना पड़ेगा? एक नई दुनिया, नए रूल्स, सोचने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस बदलते मौसम और शिफ्ट होते कंज्यूमर कैलेंडर्स के इस विचार के साथ हम यहाँ रुकते हैं। फिर से मिलेंगे एक और नए और कॉम्प्लेक्स टॉपिक की गहराई में उतरने के लिए।